वेलकम बैक टू द क्लास गाइज। और आज हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहां लास्ट क्लास में हमने 5th चैप्टर जहां पे हमने पाइथन स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्लीज क्लास में बने रहिए और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है प्लेलिस्ट की तो प्लीज जाइए, वॉच करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी 11th क्लास में कंप्यूटर साइंस में अच्छे मार्क्स ला पाए। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार। और आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट टाइम हमने कमेंट तक पढ़ लिया था, अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन। ठीक है, तो पाइथन क्या कहता है कि सब कुछ हमारे में क्या है, एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। ठीक है, पाइथन ट्रीट्स एवरी वैल्यू और डेटा आइटम वेदर न्यूमेरिक, string or other type as an object in the sense that it can be assigned to some variable or can be passed to a function as a argument। पाइथन जो है वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्योंकि इसमें हर चीज जो है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही है, ऑब्जेक्ट और क्लास के फॉर्म में है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है ये तो आपके सिलेबस में ज्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आपको हर चीज को एज अ ऑब्जेक्ट देखना होता है। और ऑब्जेक्ट जैसे कि आपके एक कोई डॉग है, ठीक है, कोई चेयर है, हर चीज हमारे आसपास क्या है रियल टाइम में, रियल लाइफ में हम देखते हैं हर चीज एज अ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं, वो कौन कौन सी, एक होती है कि उस ऑब्जेक्ट का स्टेट, जैसे उसका कलर, उसका ब्रीड, ये सब उसके बारे में डेटा हो गया, राइट। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होती है, उसका बिहेवियर, ठीक है, कि उसका फंक्शन क्या है। तो ऐसे ही जो होता है प्रोग्रामिंग के अंदर हम हर चीज को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं और हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होता है, डेटा एंड मेथड्स। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट जो क्लासेस बनते हैं वो क्या है, क्लास। क्लास जो होता है वो ब्लूप्रिंट होता है, क्लास बताता है कि आपका ढांचा कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब एक बार क्लास आपने नहीं ब्लूप्रिंट बना लिया, अब आप उस क्लास के टाइप के नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, जो आपने स्ट्रक्चर दिया होगा क्लास के अंदर, वो सारी क्वालिटीज आपको उस ऑब्जेक्ट में मिलेंगी। ठीक है, ये कैसे होता है आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बेसिक्स बताया है कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ दैट क्लास टाइप। ठीक है, तो आप जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं मेमोरी में स्पेस मिल जाता है, जबकि क्लास जब बनाते हैं जब आप क्लास बनाते हैं तो मेमोरी में कोई स्पेस क्रिएट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मेमोरी में आपको स्पेस मिल जाता है। कौन सी मेमोरी में, कंप्यूटर में कहीं मेमोरी में ही काम हो रहा है ना सब कुछ। तो जैसे ही आप लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो मेमोरी में आपको स्पेस मिल जाता है। डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे, आपके इसमें बहुत छोटा सा डिस्कशन दे रखा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यहां पे दिया हुआ है देखो, objects are the representation of real world such as employee, student, vehicle, box, books. In any object oriented programming language like C++, Java, each object has two things associated, data and attribute, data and behaviors। तो behaviors को ही मेथड बोला है मैंने कि हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज होती हैं, रियल लाइफ में भी और प्रोग्रामिंग में भी। वो क्या होता है, डेटा और मेथड्स। ठीक है, यानी उसके बारे में कुछ उसका स्टेट होता है। जैसे मैंने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये टेबल है तो टेबल का कुछ कलर होगा, ठीक है, कुछ क्वालिटी होंगी, ठीक है, उसके बारे में कुछ डेटा होगा, ठीक है, नेम होगा कुछ, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ में क्या होगा, उसके रिलेटेड मेथड्स भी होंगे, फंक्शन भी होंगे। तो ये मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई है लगभग वही है। और फर्दर देयर आर कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास होंगे, जो मैंने बताया आपको क्लास क्या है, एंड क्लास हायरार्कीज होंगी। ठीक है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ना एक पैराडिग्म है, ठीक है, उसके बेसिस पे कई सारे लैंग्वेजेस डेवलप्ड हैं, जैसे C++ हुआ, जावा हुआ। अब आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, जावा जो है वो प्योर 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। अब इसका रीजन ढूंढ के आइएगा, ऐसा इसलिए है, वैसा रीजन मैं बता देता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जावा में प्रिमिटिव्स डेटा टाइप होते हैं, जैसे इंट, फ्लोट, कैर, ये सब, तो शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होने के कारण क्या होता है कि वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपना प्रोग्राम प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लिख सकते हैं। आप प्रिमिटिव डेटा के बजाय वहां पे आप रैपर क्लास का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब अगर डिटेल में पढ़ना हो तो आप लोग जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं पाइथन, तो कॉन्सेंट्रेट करते हैं पाइथन पे, क्योंकि पाइथन जो है वो है 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आप ये पढ़ेंगे तो आपको यही लिखेगा। अब यहां पे कह रहा है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन पाइथन इज
is assigned unique identity ID which remains same for the lifetime of that object. This ID is assigned to the memory address. ठीक है, तो बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर के रैम में कुछ उसको एड्रेस असाइन होता है कि इस जगह पे आप हो। अब उस जगह को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आईडी एक फंक्शन दिया हुआ है। जनरली ये पूरा एक्चुअली तो मेमोरी एड्रेस नहीं है, बट एक यूनिक आईडी दे देते हैं कि हाँ यहाँ पे आपका जो डेटा है वो स्टोर हो रहा है मेमोरी के अंदर। अब ये क्या है, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं ना यार, क्या तुम थ्योरेटिकली पढ़ने का, प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रैक्टिकली हम लोग एक आईडी खोल लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। अगर मैंने लिखा a = 5, ठीक है, तो a अगर मैं प्रिंट करूं इस टाइम तो क्या आएगा, देखो 5 आ गया। अगर मैं टाइप चेक करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो एक टाइप फंक्शन होता है। अगर मैं देखूं कि अभी जो a है मेरा वो किस टाइप का है, तो पता चल जाएगा। अभी देखो इंटीजर टाइप का है, यानी क्लास कौन सा है इसका, इंटीजर टाइप का है। ठीक है, अब मुझे चेक करना है आईडी, जो वहां पे बात कर रहे हैं आईडी के बारे में, आईडी ऑफ a। तो देखो ये मिल गया। तो अभी a जो है वो इस वाली आईडी पे प्लेस्ड है, और a की जो वैल्यू है वो क्या है, उसके अंदर 5 है। ठीक है, ऊपर जो यूनिक आईडी दी गई है ये उसका एक तरह से कह सकते हैं मेमोरी एड्रेस है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप देखिए कि जैसे ही मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको आगे दिखूंगा, जब मैं आपको सिलेबस में पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे समझ में आएगी कि क्या बात कर रहे हैं। अभी हम आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही करके दिखा रखा है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से num1 में 20 डाला है। अब आपको मैं एक और चीज दिखाता हूँ, एक आपको इंटरेस्टिंग चीज देखेगी कि a = 5 है। अब मैंने एक b लिया, b = 5 डाला, तो दिमाग में अब क्या होगा, मैं अगर b प्रिंट करूं तो भी 5 आएगा, a प्रिंट करूं तो भी 5 आएगा। ठीक है, लेकिन देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि अगर आप कुछ वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं और अगर वो उनकी वैल्यू सेम है, तो वो ऐसा नहीं होता है कि दो अलग अलग वैल्यू जगह पे 5 को स्टोर करा रहा है। अभी आपको चेक करना है तो आप एक बार आईडी चेक करिए, ये ठीक है, a की आईडी क्या है, ठीक है, पता चल गया। अब आपको आईडी चेक करना है, b की आईडी क्या है, देखा, a और b जो है वो सेम आईडी है। यानी क्या हुआ है, आपने 2 बार वैल्यू दी है, a में 5 दिया है, b में 5 दिया है, पर एक्चुअली में क्या हुआ, 5 एक ही जगह पे स्टोर है, जहां पे वो रखा हुआ है ना, जिस जगह पे प्लेस हो रखा है। यानी देखो जिस जगह पे वो प्लेस हो रखा है, हुआ क्या, मेमोरी में एक जगह थी जिसमें आपको ये वाला एड्रेस मिल गया, कौन सा, ये मैं लास्ट के 4 डिजिट ले रहा हूं। ठीक है, तो 0880, तो यहाँ पे कोई जगह थी 0880, ठीक है, और यहाँ पे 5 स्टोर है। अब हुआ क्या है, ए बी इसी को पॉइंट कर रहा है और बी भी इसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, कौन सा, इस वाले एड्रेस को। ठीक है, तो ऐसा नहीं हुआ है कि 2 अलग अलग जगह पे 5 स्टोर हुआ है। ठीक है, तो ये होता है। एक और कॉन्सेप्ट अभी आएगा, धीरे धीरे जैसे आएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, रेफरेंस होता है। तो बेसिकली जो आप नेम देते हो, जैसे a = 5 दिया, तो 5 मेमोरी में कहीं जाके स्टोर हुआ, जिस जगह पे स्टोर हुआ उसका जो एड्रेस है उसका रेफरेंस हमारा a में आता है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर क्लियर आज नहीं हुआ तो जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे कि ये अंदर क्या हो रहा था कंप्यूटर में, क्योंकि दिखने में क्या लगता है a में 5 चला गया, बट a में 5 नहीं जगह चला गया, जिस एड्रेस पे 5 रखा हुआ है उस एड्रेस का रेफरेंस है a के पास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं अपने टॉपिक पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है डेटा टाइप के बारे में। तो गाइस डेटा टाइप क्या होते हैं, आप कुछ भी पाइथन में वेरिएबल में स्टोर करते हो तो उसका कुछ एक पर्टिकुलर टाइप होगा। ठीक है, जो आपका जावा है और जो आपका C++ है, इन सब में क्या होता है, पहले से हमें टाइप बताना होता था, पर पाइथन में अच्छी बात यह है कि हम टाइप एक्सप्लिसिटली नहीं बताते हैं कि हाँ किस टाइप का है। जैसे उसमें डेटा आता है उस वेरिएबल में, वो खुद ही समझ जाता है कि ये इस टाइप का है। तो अगर इस तरह से हम देखें तो पाइथन में डेटा टाइप जो है वो कितने टाइप के हैं। पहला आता है हमारा नंबर टाइप का, नंबर में देखिए इंटीजर है, और इंटीजर का ही पार्ट होता है बुलियन, फिर फ्लोटिंग, कॉम्प्लेक्स, एक एक करके हम लोग देखते ही चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर के बारे में देखते हैं। मैं आपको सब कुछ करके भी दिखाऊंगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। ठीक है, तो नंबर्स की बात करें तो नंबर डेटा टाइप स्टोर्ड न्यूमेरिक वैल्यू होती है इसमें। ठीक है, कौन कौन सी, जैसे अगर मैं इंट की बात करूं तो इंटीजर्स होगा, माइनस में देखिए, माइनस में 12, माइनस में 3, माइनस में ओ। ठीक है, तो इस तरह की वैल्यूज जो है आपको इसमें दिखेंगी इंटीजर टाइप की, माइनस में या 0 या फिर वैसी डेसिमल वैल्यूज नहीं दिखेंगी आपको यहाँ पे। फ्लोटिंग में क्या होता है, रियल टाइम वैल्यूज दिखेंगी, 2.4, 2.438, ठीक है, इस टाइप की वैल्यूज आपको दिखेंगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, ये तो एक अलग ही यार, ये चल जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से दिख रहे हैं आपको, ये देखो जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ना, 3+4j, इस टाइप के रियल नंबर जो होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, उसको हम कॉम्प्लेक्स टाइप के वेरिएबल में स्टोर करते हैं। ठीक है, अभी आगे हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये एक चीज कह रहा है, देखिए बुलियन जो है ना, बुलियन भी इंटीजर का ही पार्ट है, पर होता क्या है,
इट इज अ यूनिक डेटा टाइप कंसिस्टिंग ऑफ टू कांस्टेंट ट्रू एंड फॉल्स। बुलियन ट्रू वैल्यू इज नॉन जीरो। जो ट्रू का मतलब क्या होता है कि वो जीरो नहीं है, नॉन नल है, नल भी नहीं है, नॉन एम्प्टी है, और फॉल्स का मतलब होता है कि जीरो है। ठीक है, तो ट्रू का मतलब क्या है कि ना तो वो वैल्यू नल है, ना वो वैल्यू जीरो है, और ना ही वो वैल्यू एम्प्टी है। और फॉल्स का मतलब होता है जीरो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है नंबर्स के अंदर। अब ये कुछ चीजें करके दिखाई हुई हैं, मैंने आपको ऑलरेडी कर दिया है यहाँ पे। अगर हम भी ट्राई करना चाहते हैं तो हम लोग देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे मैंने लिया ए एक्स इक्वल टू -234, और मैं अगर चेक करूं कि टाइप क्या है, टाइप ऑफ एक्स, तो मुझे पता चल जाएगा कि टाइप का क्लास क्या है, इंट है, माइनस में लिया ना। अब मैं अगर इसको, कुछ ज़्यादा ही स्क्रीन हो गया है, ठीक है, अगर मैं देखूं कि मैंने लिख लिया y इक्वल टू -3.4.6, ठीक है, 0.6, ठीक है। अब मैं अगर टाइप चेक करूं, y में क्या वैल्यू है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब टाइप अगर मैं चेक करूं, टाइप एक प्रीडिफाइंड मेथड्स है, जिस मेथड का यूज करके आप चेक कर सकते हैं कि किस टाइप का वैल्यू स्टोर्ड है उस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसके ब्रैकेट में y दिया, बता दिया ये फ्लोट टाइप का है। ऐसे ही आप लोग कॉम्प्लेक्स टाइप का भी कर सकते हैं, जैसे z इज इक्वल टू, आपने लिख लिया 3 + 4j। अगर मैं अब टाइप चेक करूं इसका, तो आप लोग देख पाएंगे कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स टाइप का है। ठीक है, तो ये लोग आप लोग खुद ही चेक कर लीजिएगा, इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये में बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो आप लोग ये प्रैक्टिस खुद से करिएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का, फ्लोट नंबर का, ठीक है, फ्लोट का, और इस तरह से ही आप लोग बुलियन वैल्यूज़ की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या है सीखने को। सीक्वेंस, देखो हमने यहाँ पे डेटा टाइप में जो दूसरी चीज़ पढ़ी ना, देखो ये पूरा हमने कवर कर लिया। ठीक है, देख भी लिया ये वाला, ये पोर्शन। अब है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या है वो देखते हैं। सीक्वेंस में 3 तरह की चीज़ें, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। ठीक है, तो एक बार वो देख लेते हैं। तो सीक्वेंस क्या कह रहा है, अ पाइथन सीक्वेंस इज अ ऑर्डर्ड, क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स वेयर ईच आइटम इज इंडेक्स्ड बाय एन इंटीजर। ठीक है, तो एक ऑर्डर कलेक्शन है जिसके अंदर हर एक इंडेक्स को हम इंटीजर वैल्यू देते हैं। ठीक है, द 3 टाइप ऑफ सीक्वेंस डेटा जो भी है हमारे पास, हमने देखा अभी, वो एक एक करके देखते हैं कि स्ट्रिंग क्या है। तो स्ट्रिंग क्या है, बेसिकली ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। अगर आपको ग्रुप ऑफ कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो आप स्ट्रिंग के अंदर करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर अगर आप नंबर भी फीड करेंगे तो वो भी एज अ कैरेक्टर ही वो एज्यूम करता है। ठीक है, तो दीज कैरेक्टर में भी अल्फाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग स्पेसेस वगैरह भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब ये इनक्लोज्ड होते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, जैसे कि मुझे कोई a इज इक्वल टू ए स्ट्रिंग टाइप का लेना है, तो मैं इसके अंदर वैल्यू सिंगल कोट या फिर डबल कोट में दूंगा। तो मैंने दे दिया सैम, ठीक है, डबल कोट में या फिर सिंगल कोट में, जैसे एक वरुण लिख दिया मैंने, ये सिंगल कोट में भी दूंगा तो ये भी वैलिड है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल करके दिखा भी रखा है, देखो ये रहा। नंबर्स भी अगर आप ऐसे देते हैं तो नंबर को भी क्या ट्रीट करेगा, एज अ स्ट्रिंग। ये नहीं कि आपने str2 में 452 डाला है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि अब वो ऑपरेशन नहीं हो सकता, ये इंटीजर नहीं है कि आप इसको नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया, यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है, जिस कैरेक्टर में आपने 452 लिखा है, ये इंटीजर नहीं लिखा है। ठीक है, वी कैन नॉट परफॉर्म न्यूमेरिकल ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग। न्यूमेरिकल ऑपरेशन आप प्लस माइनस ये सब नहीं कर सकते हैं किस पे, स्ट्रिंग टाइप पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लिस्ट क्या होता है वो देखो। लिस्ट हमारा जो है वो भी एक तरह का क्या है, सीक्वेंस ही है, जिसके अंदर आप किसी भी टाइप का डेटा रख सकते हैं। जैसा आपने देखा एक लिस्ट बनी हुई है यहाँ पे, इसके अंदर हमने इंटीजर भी ले लिया है, फिर ये फ्लोट ले लिया, फिर स्ट्रिंग ले लिया। तो आप एक स्ट्रिंग की लिस्ट में, मतलब एक लिस्ट में आप हर तरह का डेटा ले सकते हो जो कि सीक्वेंस में होगा। तो ये भी एक ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। लिस्ट जो है उसमें से आप आइटम को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आपका मन कर रहा है कि अब इंडेक्स 1 पे जो है, ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, 2 पे है, 2 पे सपोज करो न्यू दिल्ली है, आपको यहाँ पे चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, कुछ और डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर और भी नए एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो लिस्ट काफी लिस्ट जो होता है म्यूटेबल भी होता है। अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे म्यूटेबल का, तो हम देखेंगे उसको। ठीक है, तो लिस्ट में चीजें हम जब भी पुट करते हैं जब हमें बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं। ठीक है, टपल क्या है, टपल भी लिस्ट की तरह ही होता है, बट लिस्ट को हम ऐसे लिखते हैं इस तरह के ब्रैकेट में,
टपल को हम लोग इस तरह के ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। टपल में जो आपने वैल्यूज डाल दी उसको आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं और ना ही उसमें एलिमेंट्स और भी ऐड या रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो टपल जो होता है वो सिमिलर होता है लिस्ट के, बट प्रॉब्लम ये है कि टपल में आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आपने अगर एक बार टपल के अंदर कुछ वैल्यू डाल दी तो आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। और एक चीज और बता दूं, लिस्ट और टपल में डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है, ठीक है। बस फर्क यही है कि टपल में एक बार आपने पुट कर दिया तो उसके अंदर की वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके लिस्ट को आप बड़ा नहीं कर सकते हैं बाद में एलिमेंट ऐड करके रिमूव करके, ये सब चीजें उसमें वैलिड नहीं है, ठीक है। अब थर्ड आता है सेट, ठीक है। अब ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेटा टाइप में क्या था, ये आता है सेट। तो सेट क्या होता है, जो हमने मैथमेटिक्स में सेट्स पढ़े थे ना, वही है। तो सेट क्या होता है, ये एक तरह का अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। ऊपर जो आपने लिस्ट टपल पढ़े ये वो ऑर्डर्ड है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है सेट हमारा। लेकिन इसमें क्वालिटी क्या है कि सेट के अंदर वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होती है, ठीक है। तो सेट के अंदर, और सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा इस तरह के ब्रैकेट में, ठीक है। और सेपरेटेड बाय कॉमास होते हैं। जो भी मर्जी आइटम इसके अंदर डालिए, सिमिलर होता है लिस्ट के, एक्सेप्ट कि इट कैन नॉट हैव अ डुप्लीकेट एंट्रीज। अगर देखा जाए तो एक तरह से लिस्ट का ही तरह ही है, लेकिन इसके अंदर डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं होती हैं, जो आपने सेट्स में पढ़ा भी होगा, ठीक है। वंस क्रिएटेड एलिमेंट ऑफ अ सेट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ सेट कैन नॉट बी चेंज्ड। दूसरी चीज क्या होती है सेट के अंदर की, एक और चीज है कि इसमें आप एलिमेंट को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप इसमें ऐड और रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा 10, 20, 3.4, 14 न्यू दिल्ली है, ठीक है। आपको और भी एलिमेंट ऐड करने तो आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये चेंजेस नहीं कर सकते कि 20 को हटा दिया, ठीक है। तो इस तरह के कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, बट ये एक तरह से लिस्ट की तरह ही होता है। जैसे यहाँ पे सेट 2 है, प्रिंट सेट 2 कर दिया तो प्रिंट आ गया आपका। तो आप ये सब प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको एक दो करके भी दिखा देता हूँ। जैसे आपने एक लिस्ट बनाया लिस्ट 1 के नाम से, और इसके अंदर आपने, लिस्ट के अंदर वैल्यूज कैसे आती हैं, इस वाले ब्रैकेट में 1, 2, 3, यहाँ पे सैम डाल दिया, ठीक है। अब मैं अगर लिस्ट 1 को प्रिंट करूं तो देखो क्या आएगा, 11 लिस्ट में आइटम। मेरे को चेंज करना है तो मैंने क्या कर दिया, लिस्ट 1 डॉट ओगो, लिस्ट 1 के सेकंड पे मुझे चेंजेस करने थे, मुझे वहाँ पे डालना था रॉन्ग, ऐसा कुछ डालना था, ठीक है। तो मैंने डाला। अब मैं देखूंगा लिस्ट को प्रिंट करूं लिस्ट 1 को, तो देखो अब इसके अंदर नया एलिमेंट आ गया, ठीक है। ऐसे में लिस्ट के अंदर ऐड भी कर सकता हूं, लिस्ट 1 डॉट अपेंड वाला फंक्शन होता है एक, तो आप उसमें अपेंड कर सकते हो एक एलिमेंट को, जिसको मैं सपोज करो एक और करना है 34 को मेरे को अपेंड करना है, तो मैंने लिस्ट को ऐड किया। अब मैं अगर लिस्ट 1 को प्रिंट करता हूँ तो देखो एक और एलिमेंट ऐड हो गया। तो मैंने आपको बताया कि लिस्ट में आप वैल्यूज भी चेंज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, किसी को रिमूव भी कर सकते हैं। और इस तरह से आपको अगर आपको लिस्ट ऐसे आप अगर वो बनाते हैं जो आपने सेट की बात करी, तो मैं सेट 1 बनाता हूँ मान लीजिए, और इसको किस में रखते हैं सेट को 1, 4, 4, 5, ठीक है। ऐसे बनाया मैंने, मान लीजिए अगर मैं सेट 1 को प्रिंट करता हूँ तो क्या आएगा, देखो डुप्लीकेट डाला था मैंने वैल्यू, बट डुप्लीकेट आया क्या, नहीं आया। तो ऐसे ही सेट में क्या होता है, डुप्लीकेट वैल्यूज आपकी नहीं आती हैं। लेकिन अगर मैं सेट 1 में करूं, अब अगर मैं सेट 1 करता हूं तो सेट के सेकंड इंडेक्स पे मुझे चेंजेस करने हैं, ठीक है। सेट के सेकंड इंडेक्स पे अगर मैं चाहूँ चेंजेस करने का तो क्या होगा, मुझे 40 क्या लिखा है, सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। तो सेट के अंदर हम वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं जैसे लिस्ट में कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सेट थोड़ा सा अलग है लिस्ट से। पहली बात तो लिस्ट में डुप्लीकेट आइटम हो सकते हैं, सेट में डुप्लीकेट आइटम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और सेट के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं एक बार आइटम को आपने असाइन कर दिया तो। हाँ, सेट्स में आप चीजें ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं लिस्ट में, ठीक है। तो वो आप लोग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सेट 1 में एक सेट 1 बनाया मैंने, ठीक है, और सेट के अंदर सेट 1 के अंदर डॉट अपेंड 45, तो मैंने ऐड किया, ऐड हो गया। अब मैं अगर सेट 1 के अंदर देखूंगा तो मेरे को एक 45 भी मिलेगा।
तो इससे क्या पता चलता है कि सेट जो है वो लिस्ट की तरह है, बट वो डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं लेता है, और साथ में आप किसी वैल्यूज किसी इंडिसेस पे कोई वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, नए एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं, ये आपको फैसिलिटी देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टॉपिक नन का। तो नन क्या है? नन भी एक तरह का टाइप है, जिसमें क्या कहता है, एक तरह का स्पेशल टाइप है, डेटा टाइप विथ अ सिंगल वैल्यू। इसका मतलब ये होता है इट इज यूज टू सिग्निफाई द एब्सेंस ऑफ द वैल्यूज। इसका मतलब ये होता है कि कोई वैल्यू वहां पे नहीं है। नन सपोर्ट नो स्पेशल ऑपरेशन, इस पे आप कोई स्पेशल ऑपरेशन नहीं कर सकते, नाइदर सेम एज जीरो, और ये भी नहीं मान लेना है कि ये जीरो के बराबर है। ठीक है, ये जीरो नहीं होता है। नन का मतलब कुछ भी नहीं, कोई वैल्यू नहीं, इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं। लेकिन जीरो क्या होता है? जीरो पे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है ना, तो इसलिए जीरो की तरह ट्रीट मत करना नन को। नन एक अलग ही डेटा टाइप होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि किस तरह से माई वेर को इसने नन लिया है, टाइप को प्रिंट किया, नन टाइप प्रिंट हुआ। ठीक है, लास्ट हम लोग देखते हैं कि क्या है। अब आता है मैपिंग के ऊपर। तो मैपिंग के अंदर आता है डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी का भी डेटा टाइप, डिक्शनरी टाइप का भी डेटा टाइप होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, कीज और वैल्यूज होती हैं। ये भी आपके कर्ली ब्रैकेट में ही आता है। इसके अंदर पहले आप की होता है आपका, और इधर फिर वैल्यू होता है, और बीच में ये कॉलन होते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फ्रूट, एप्पल, प्राइस 120। ठीक है, तो इस तरह का की आप, अगर वो इंटीजर वगैरह है तो उसको नॉर्मली लिख देंगे, और अगर वो स्ट्रिंग है तो उसको सिंगल कोट में, डबल कोट में आप लिख सकते हैं की वैल्यू पेयर के हिसाब से। ठीक है, ये दिखा हुआ। ठीक है, और जैसे आपको एक्सेस करना हो तो आप जैसे ही डिक्शनरी आपने जो बनाई है वो यानी डिक्शनरी का जो नाम लिया आपने वो ब्रैकेट में आपको लेना है जो आपने वो बनाया होगा की, तो आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे की है प्राइस केजी तो 120 है, तो जैसे इसने प्राइस केजी की दिया तो वैल्यू आपको 120 प्रिंट कर गया। ये आपको करके देखना है। चलिए करते हैं। डिक्ट 1 नाम से बनाया मैंने, और इसके अंदर मैंने नेम लिया, संतोष, नेम, रोल नंबर, रोल नंबर कितना था, तो रोल नंबर का वैल्यू है 45, रोल नंबर है मेरा। ठीक है, मैंने बंद किया डिक्शनरी। अब मैं अगर डिक्ट में बोलूं कि मुझे जानना है रोल नंबर 1 था, रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर 45 है। तो इस तरह से आप डिक्शनरी की वैल्यूज को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट देखते हैं कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है। अभी तक जो हमने देखा, आप अगर इसमें देखोगे जो हमने सारे टाइप पढ़े, तो इसमें से इंटीजर, फ्लोट, बुलियन जो आप देख रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, स्ट्रिंग, टपल, ये सारे कौन से थे? इम्यूटेबल। यानी इम्यूटेबल का मतलब क्या है कि आपने एक बार बनाया, उसके अंदर की वैल्यू को आप रीअसाइन नहीं कर सकते, यानी आप चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। और जो म्यूटेबल है उसमें क्या है? लिस्ट। लिस्ट में मैंने आपको दिखाया किस तरह से आप लिस्ट बनी हुई है उसकी वैल्यूज को भी चेंज कर पाते हो, उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट जोड़ पाते हो, फिर रिमूव कर पाते हो। सेट में एडिट तो नहीं आप वैल्यूज तो चेंज नहीं कर पाते हो, बट ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। डिक्शनरी में भी आप क्या कर सकते हो? ऐड, रिमूव कर सकते हो। तो इसलिए डिक्शनरी भी जो है वो म्यूटेबल टाइप में आती है। ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अगर a इक्वल टू 5 लिखते हो, और तो यहाँ पे a के अंदर वैल्यू 5 है, फिर आप a इज इक्वल टू 7 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या फिर ये म्यूटेबल नहीं हुआ? क्योंकि वैल्यूज तो चेंज कर रहे हो ना आप, a में पहले 5 डाला फिर 7 डाला। तो देखते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता है। तो बेसिकली मैंने आपको करके दिखाया भी था, इससे सबसे पहला जो एग्जाम्पल लिया था। तो होता क्या है कि जैसे आपने num1 लिया, यहाँ पे लिखा ना num1 इज इक्वल टू 300, तो होता क्या है कि एक आईडी जो है यानी मेमोरी लोकेशन 1000 पे 300 स्टोर हुआ, और num1 जो है वो उसको पॉइंट कर रहा है, रेफर कर रहा है। ठीक है, अब आपने लिया एक num1 और एक लिया आपने num2 इज इक्वल टू num1, यानी अब आपने क्या किया, दोनों ही अब इस 1000 को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के पास सेम रेफरेंस एड्रेस है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर मैं ये लिखूं कि num1 इज इक्वल टू 300, num2 इज इक्वल टू num1, तो इस तरह से रेफर होगा। अगर मैं ये लिखता हूं कि num1 इज इक्वल टू num2 प्लस में
100, यानी अब क्या करना है मुझे, num2 में जो वैल्यू है, num2 में भी तो सेम वैल्यू है 300, उसके अंदर 100 ऐड किया तो होता क्या है बेसिकली, वो 100 ऐड करने के बाद जो 400 हुआ उसको कहीं और स्टोर हो जाता है, वो अंदर होता है, हमें पता नहीं चलता है, हमें लगता है कि num1 की वैल्यू में चेंज आया है, num1 तो यहीं का यहीं पड़ा हुआ है। अब ये 400 जो है ना वो कहीं और इस वाले लोकेशन जो 2200 था इस वाले एड्रेस पे हमारा स्टोर हो गया 400, ठीक है। तो हमें सामने से क्या लगता है कि पहले num1 में जो हमने 300 डाला था उसी के अंदर 100 ऐड हुआ है, उसके अंदर 100 ऐड होने के बाद वो वहां पे नहीं है, अब वो यहाँ प्लेस हो गया है, वहां पे स्टिल 300 है, तो इसीलिए वो भी इम्यूटेबल क्लासेस में आते हैं जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप वाला नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डिसाइडिंग द यूसेज ऑफ पाइथन डिसाइडिंग यूसेज ऑफ पाइथन डेटा टाइप, तो अब आपको समझ में आ गया हो कि कब हमें लिस्ट लेना है, कब हमें स्ट्रिंग लेना है, कब हमें डिक्शनरी लेना है, ठीक है। तो ये वही बता रहा है, लिस्ट को कब यूज करते हैं, व्हेन वी नीड अ सिंपल इटरेटेबल कलेक्शन ऑफ डेटा दैट मे गो फॉर फ्रीक्वेंट मॉडिफिकेशन, जिसमें बार बार चेंजेस करने हो तब क्या लेंगे हम, लिस्ट ले लेंगे, ठीक है। अगर हमें बार बार चेंजेस नहीं करने हैं तो हम टपल ले लेंगे, ठीक है। तो ये तो आपके समझ के ऊपर है कि आप कब कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऑपरेटर्स पे मैं आता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम बच्चे ऑपरेटर्स को सही से नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि उनको ये आता है बाय डिफॉल्ट, बट ऐसा नहीं है, इसमें चीजें अलग होती हैं थोड़ी सी, तो आपको ध्यान देना है। तो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, जो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के लिए होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है ठीक है। और मॉडुलस, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंट्स, ये वाला आपने यूज करें कभी, ये नहीं किए होंगे, तो आप इसमें एग्जांपल देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है। तो ये तो नॉर्मल एडिशन वाला तो आपने किया होगा, लेकिन अगर हम स्ट्रिंग के केस में एडिशन करते हैं तो क्या होता है, दोनों स्ट्रिंग आपस में कॉन्केट हो जाते हैं, ठीक है, कॉन्केटनेट हो जाते हैं। और अगर हम नंबर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ऐसे होगा, सब्ट्रैक्शन जो होता है वो पॉसिबल नहीं है स्ट्रिंग के केस में, ठीक है। मल्टीप्लाई स्ट्रिंग में हो जाता है, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वो 2 बार प्रिंट कर देगा इंडिया इंडिया, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि हम स्ट्रिंग के साथ भी ये कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो एग्जांपल अच्छे से दिया हुआ है, ये डिवीजन के लिए यूज हो गया, ये भी हमारा मॉडुलस है जो आपको रिमाइंडर के लिए यूज होता है और उसके बाद हमारे पास फ्लोर डिवीजन होता है ठीक है तो ये फ्लोर वैल्यू के लिए होता है। एक्सपोनेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डबल स्टार, ठीक है। तो जैसे मैंने 3 और 4 लिया है तो num1 डबल स्टार num2 यानी 3 to the power 4, तो यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 81 आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सपोनेंट के लिए यूज होता है। रिलेशनल ऑपरेटर आप लोग देखते होंगे कि इक्वल टू कई बार हमें कंपैरिजन करनी होती है, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, सॉरी ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है, कई बार कंपेयर करना पड़ता है कि कौन किससे ग्रेटर देन और इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू है। तो ये तो बहुत सिंपल से है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में इधर नहीं जा रहा हूँ अब ऑपरेटर्स देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपने देखा ही होगा, जब किसी में वैल्यू असाइन करनी होती है तो यूज करते हैं। आपने कभी ये यूज किया है क्या, प्लस इक्वल टू, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं बट इसमें असाइनमेंट के साथ में कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नम प्लस इक्वल टू num2, इसका मतलब क्या होता है, इट इज इक्विवेलेंट टू नम इज इक्वल टू नम 1 प्लस में num2, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसा लिख सकते हैं प्लस और इक्वल टू करके, ठीक है। सेम सब्ट्रैक्शन में भी होता है, इसमें भी आपको अगर माइनस इक्वल टू लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, अगर लिखा हुआ है a माइनस इक्वल टू बी यानी a इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं ठीक है। इस तरह से आप कोई भी दो जो एक असाइनमेंट के साथ में दूसरा ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। देखिए ये भी यहाँ पे यूज हो रखा है फ्लोर वाला भी, तो ये मैंने आपको बताया। लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें तो आप जानते हैं कई बार हमें लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, जैसे एंड और नॉट, इस टाइप की चीजें जो आपको दी भी हैं। यहाँ पे num1 इज इक्वल टू 10 है, ये -20 है, तो बुलियन वैल्यू रिटर्न करनी है। num1 को num2 से एंड करना है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, ये चेक करना है। तो आप ये लोग चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि रिजल्ट सही आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो ये हमें यूज कर सकते हैं। इस तरह के हम लॉजिकल ऑपरेशन जब परफॉर्म करते हैं तो हम एंड और नॉट का यूज करते हैं, जब हम यूज करेंगे आगे तो आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ये चीजें पॉसिबल होती हैं, ठीक है। तो नॉट के लिए नॉट
कीवर्ड यूज होता है, ठीक है, लॉजिकल नॉट होता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर कौन से होते हैं? कई बार हमें ऐसा होता है कि चेक करना होता है नम इज इंट और नॉट, तो इज का यूज होता है, तो इज और इज नॉट ये भी दोनों यूज होते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की तरह यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, नम वन इज नॉट नम टू, हमें चेक करना होता है कि क्या नम वन जो है वो नम टू के इक्विवेलेंट है, नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है रिजल्ट। तो अभी यूज करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। मेंबरशिप ऑपरेटर होता है जो ये चेक करना होता है किसी लिस्ट में फलाना एलिमेंट है कि नहीं है, तो हम चेक करते हैं क्या टू इन ए में है कि नहीं है, ये वाली लिस्ट में होगा तो ट्रू आएगा, नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा। तो ये मेंबर चेक करने के लिए इन वाला होता है। ये भी होता है कि क्या ये इसमें नहीं है, वो चेक करना है तो नॉट इन लगा देंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं एक्सप्रेशन के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना। तो देखिए गाइस, कई बार ऐसा सिचुएशन आता है, कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको इवेल्युएट करना है। तो ह्यूमन इवेल्युएट जब करता है, याद होगा आपने सीखा होगा बचपन में बोर्ड मास वाला तरीका, लेकिन कंप्यूटर कैसे करेगा? तो कंप्यूटर्स के भी रूल्स होते हैं। तो देखो सिचुएशन कैसी आ सकती है, जब भी आप कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ ऐसा होता है तो दो तरह की सिचुएशन आती है। एक सिचुएशन आता है कि जब, जैसे कि मैंने a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इस तरह का है, तो अब हुआ क्या है इस टाइम पे प्रीसिडेंस नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि सारे ऑपरेटर्स सेम है। इस टाइम मुझे इस दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रीसिडेंस और एक होता है एसोसिएटिविटी। तो प्रीसिडेंस कब चेक होता है? जब डिफरेंट ऑपरेटर्स है, जैसे यहां पे अगर a प्लस बी मल्टीप्लाई सी डिवाइड डी होता, सारे ऑपरेटर डिफरेंट है, तो इनके बीच में पहले कौन सा होगा वो चेक करने के लिए हम चेक करते हैं प्रीसिडेंस टेबल। और जब सेम ऑपरेटर्स है तो उसमें लेफ्ट से परफॉर्म होगा या राइट से परफॉर्म होगा, उसके लिए हम चेक करते हैं एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो ये अगर आपको टेबल पता रहेगी तो आप देख पाएंगे। तो जो भी ऊपर से नीचे है, सबसे ऊपर ये, इसका मतलब इसका प्रीसिडेंस जो है वो काफी हाई है, ठीक है। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये इसका प्रेसिडेंस से लो है, ये से लो है, इससे लो है। जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि सेम आए, जैसे प्लस और माइनस आ जाए, तो उनके बीच में क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी ऐसी होती है। कुछ ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट भी होती है, ठीक है। वो मेरे ख्याल से एक्सपोनेंट वाले होते हैं, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। इसमें शायद दिया नहीं है वो वाला टेबल, तो वो मैं आपको टेबल बाद में शेयर कर दूंगा। लेकिन समझ में आया, दो चीजें हैं, जब डिफरेंट ऑपरेटर होते हैं, डिफरेंट ऑपरेटर, तो हम क्या चेक करते हैं? प्रीसिडेंस। और जब हमारे पास सेम ऑपरेटर्स होते हैं, सेम लेवल के, जो सेम लेवल के हो गए सॉरी सेम लेवल के नहीं, हाँ मतलब ये जहां पे दे रखा है, जैसे अब ये सारे एक ही कॉलम में दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है? इन सब की प्रेसिडेंस बराबर है आपस में। तो इस केस में हम लोग क्या चेक करेंगे? एसोसिएटिविटी चेक करेंगे कि लेफ्ट से ट्राई करें सॉल्व करना है राइट से, तो एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो ये हमारा होता है, आगे मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है ये, तो इसमें प्रेसिडेंस चेक करेंगे, प्लस और मल्टीप्लाई में प्रेसिडेंस किसकी हाई है, तो आप देखोगे साफ साफ यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले हो रहा है, प्लस नीचे है, तो प्रेसिडेंस इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, तो इसलिए पहले क्या होगा? पहले मल्टीप्लाई होगा, तो पहले मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, उसके बाद फिर ऐड हुआ है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रेसिडेंस सेम आ गया, तो लेफ्ट टू राइट गए वहां पे, तो 10 और प्लस 50 आ जाएगा ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा पहले देखते हैं। तो अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है 20 माइनस 30 प्लस 40, तो माइनस प्लस में प्रेसिडेंस किसकी हाई है? प्रेसिडेंस अगर आप देखें दोनों की माइनस प्लस में दोनों की बराबर है। तो इस केस में हमें देखना होता है कि हम लेफ्ट से राइट जाएं या कहाँ जाएं। तो क्या दे रखा है? इक्वल प्रेसिडेंस है, ठीक है। फर्स्ट ऑपरेटर, दस द फर्स्ट ऑपरेटर सब्सट्रैक्ट इज अप्लाइड बिफोर द सेकंड। तो हम अगर सेम प्रेसिडेंस वाले आते हैं तो लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो पहले 20 में से 30 जाएगा, तो माइनस 10 आया, फिर 40, 30 बच गया, ठीक है। तो जब भी सेम ऑपरेटर्स आता है तो उनके बीच में हम चेक करते हैं एसोसिएटिविटी की, लेफ्ट से शुरू करें या राइट से शुरू करें। और जब डिफरेंट ऑपरेटर्स के बीच में बात आती है जिसका प्रेसिडेंस अलग अलग है, तो उस टाइम पे हम प्रेसिडेंस देखते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये सिचुएशन ऐसी थी कि माइनस और प्लस जो है वो सेम लेवल पे थे। अगर आप देखोगे टेबल तो आपको दिख जाएगा ये सब हमारा सेम लेवल पे ही था। यहाँ पे दिख रहा है आपको, प्लस और माइनस यहाँ पे सेम लेवल पे था, तो उस केस में हम लेफ्ट से राइट गए, ठीक है, एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंगली। चलो नीचे चलते हैं और देखते हैं, और भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे ये बड़े एग्जांपल्स हैं, इसमें आप लोग मुझे बताएंगे करके कि क्या प्रेसिडेंस होगा और क्या इसके अंदर एसोसिएटिविटी होगी। तो यहाँ पे प्रेसिडेंस आपको चेक करके देखना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है स्टेटमेंट इन पाइथन, ठीक है। इन पाइथन अ स्टेटमेंट इज अ यूनिट ऑफ कोड दैट पाइथन इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट। तो स्टेटमेंट क्या होता है कि एक
एक स्टेटमेंट क्या होती है पाइथन के लिए, एक यूनिट ऑफ कोड है जिसको पाइथन इंटरप्रेट कर सकता है, ठीक है, और इंटरप्रेटर जो उसका वो एग्जीक्यूट कर सकता है उसको, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट। अब ऐसी सिचुएशन भी पाइथन में आती होगी ना जब आपको सीधा ए लेके वैल्यू इसमें नहीं डाल, ए में 5 डाल दिया, ये तो आप कंपाइल टाइम पे वैल्यू दे रहे हो, यानी जब आप प्रोग्राम बना रहे हो उस टाइम पे आप स्टैटिक वैल्यूज दे रहे हो। आपको अगर डायनेमिक वैल्यू देनी है, जब आप प्रोग्राम कोड कर रहे हैं उस टाइम पे वैल्यू देनी है, तो आप क्या यूज करते हो इनपुट मेथड को यूज करते हो। कैसे करते हैं हम लोग, उसका एग्जांपल दिया हुआ है, देखो एंटर योर फर्स्ट नेम, इनपुट मेथड का कैसे यूज करते हैं तो मैं आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है। इनपुट मैंने लिखा ए, यहां पे लिखा मैंने नेम इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम, ठीक है। तो बोल रहा है मुझसे एंटर योर नेम, यानी अब मैं डायनेमिक वैल्यू दे रहा हूं, मुझे मेरा मन है 45 देना तो मैं 45 दे दूंगा, फिर मैं अगर देखूंगा कि नेम क्या है तो नेम में 45 एज अ करेक्टर ले लिया मैंने, इंटीजर दिया बट वो एज अ करेक्टर लिया, क्यों, क्योंकि नेम क्या होता है हमारा, नेम हमारा होता है, देखो नेम की बात नहीं यहाँ पे, इनपुट के अंदर आप कुछ भी दोगे वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करके चलेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो आपने जो कुछ भी दिया वो एज अ स्ट्रिंग उसने 45 को ले लिया और पुट कर दिया किसके अंदर, नेम वेरिएबल के अंदर। तो जब भी आपको डायनेमिक वैल्यूज डलवानी है तो आप इनपुट मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिखा भी रखा है कि एज को अगर लेना है तो कैसे लिया उसने, एंटर योर एज, तो उसने टाइप ऑफ एज इज स्ट्रिंग लिया है, ठीक है। तो आप 19 अगर डाल दे रहे हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इंटीजर लेना था, ठीक है, अगर आपको सपोज करो एज लेना है इंटीजर, तो आप क्या करोगे, पहले इंट में उसको कन्वर्ट करोगे, फिर अंदर इनपुट लोगे, ठीक है, और अंदर लिखोगे एंटर योर एज। अब क्या होगी, जो भी आप वैल्यू दोगे, क्योंकि इनपुट मेथड जो है, जो देखो यहाँ पे इनपुट लगा रखा है मैंने, वो तो स्ट्रिंग में ही लेगा वैल्यूज, लेकिन इसका कन्वर्ट लगा दिया, टाइप कन्वर्ट कर दिया हमने, वो इंटीजर में कन्वर्ट करके एज को असाइन होगा। तो इस टाइम पे देखना क्या होगा, मैंने जैसे 45 लिखा तो इस बार जो है अगर मैं एज को चेक करूं तो देखो इस बार स्ट्रिंग नहीं लिया उसने, इसने 45 लिया, ठीक है। तो ये फर्क होता है, अगर आपको किसी स्पेसिफिक वैल्यू को कराना है तो उसके लिए आपको टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा, नहीं तो वो इनपुट जो होगा वो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेता है, स्ट्रिंग ले लेता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है हमेशा करने से पहले। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, जैसे कि आपने अगर प्रिंट हेलो ऐसे करा तो ये आउटपुट आएगा, यहाँ पे अगर ऐसे करा तो ये आएगा, यहाँ पे अगर आपने प्लस ऑपरेटर यूज किया तो क्या होगा, बेसिकली सब ऐड होके आ जाएंगे, ठीक है। ये आई एम 16 ये सब ईयर ओल्ड लिखा तो आपको क्या आएगा, आई एम 16 ईयर ओल्ड। अब यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है, ठीक है। अगर आपको टाइप कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें ना एक टाइप से दूसरे टाइप में जाना है, राइट, लेकिन ध्यान रहे कि हम लो वाले से हाई वाले में नहीं जाते हैं टाइप का। लो हाई से का मतलब क्या है कि सपोज करिए आपको फ्लोट से इंट में आना है तो क्या होगा, जो आपके फ्रैक्शनल पार्ट होगा तो चेंज हो जाएगा ना, तो इसलिए ट्राई हमेशा ये करते हैं हम लोग कि लो से हाई में जाए, हाई से लो में नहीं जाते, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अगर फ्लोट की वैल्यूज को आप इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो आपके डेटा का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप कन्वर्जन कैसा होता है, इस तरह से देखो यहाँ पे num1 में पहले स्ट्रिंग वैल्यू गई थी, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना था तो इंट के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया, ऐसे इसके अंदर लिख दिया, ठीक है, तो कन्वर्ट होके आएगा, ठीक है। Let us understand what is type conversion and how it's work. As and when required, we can change the data type of a variable in Python from one type to another. Such data type conversion can happen in two ways. Either explicitly, force, या तो हम forcefully करते हैं और कई बार explicitly भी होता है, ठीक है, to another type. Implicitly, when we interpreter understands such a need by itself and does the type conversion automatically. Python में टाइप कन्वर्जन कई बार पाइथन को लगता है कि यहाँ पे नीड है तो वो ऑटोमेटिकली भी करता है और एक्सप्लिसिटली भी आप लोग कर सकते हैं। एक्सप्लिसिटली आप लोग जब करते हैं तो आपको न्यू डेटा टाइप, ऐसे फॉर्मेट ये होता है, इसके अंदर आप एक्सप्रेशन देंगे अपना और यहाँ पे नया डेटा टाइप होगा, उसको ब्रैकेट के अंदर में आप लिखेंगे तो वो टाइप कन्वर्ट होके आ जाएगा। जैसे आपको अब इस x को वो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, इस x को फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, ये फंक्शन दिए हुए हैं, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, इसको कैरेक्टर में, आस्की वैल्यू ऑफ x टू कैरेक्टर, ठीक है, कन्वर्ट आस्की वैल्यूज में कन्वर्ट कर देगा। ये आप एक्सप्लिसिटली किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं एक
डेटा टाइप से दूसरे टाइप में, उसका आपको दे रखा है, ठीक है। इम्प्लिसिटली पाइथन कई बार खुद से करता है जब उसको लगता है कि नीड है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। कैन नॉट कन्वर्ट एन इंटीजर वैल्यू टू स्ट्रिंग, इट्स मे अपीयर क्विट इंट्यूटिव दैट द प्रोग्राम शुड कन्वर्ट इंटीजर वैल्यू टू अ स्ट्रिंग डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज, हाउएवर इंटरप्रेटर मे नॉट डिसाइड ऑन इट्स ओन व्हेन वी कन्वर्ट देयर इज अ रिस्क ऑफ लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो अगर डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर रहे हैं, लो से हाई में जा रहे हैं जहां पे डेटा का लॉस नहीं हो रहा है, तो आपको पाइथन नहीं बोलेगा कुछ भी। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें पाइथन दिख रहा है कि भाई डेटा का लॉस हो जाएगा, तो उस केस में आपको वो यहाँ पे एरर मैसेज शो करता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, राइट। जैसे इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या है वो देखिए। अब जैसे नंबर 1 है, इसमें 10 लिया है, इसमें 20 लिया है। अब सम एक वेरिएबल है जिसको मैंने बोला कि भाई num1 प्लस में num2। अब देखो ये फ्लोट है, ये इंटीजर है, दोनों को ऐड करके क्या टाइप बनेगा ये तो नहीं पता, ठीक है। तो वो अब ये कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई सम को इंटीजर लूं या फ्लोट लूं। तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट अगर हम करेंगे टाइप इसका, तो फ्लोट आएगा। क्यों? क्योंकि वो खुद ही पाइथन जो है उसने खुद ही इंटरप्रेट किया कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है जिसके अंदर डेटा लॉस नहीं होगा, तो वो है हमारा फ्लोट। तो इसने सम को बाय डिफॉल्ट फ्लोट ले लिया। तो इतना ये जो हुआ इम्प्लिसिट कन्वर्जन हुआ, टाइप कन्वर्जन, ठीक है। एक्सप्लिसिट में हमें जब पाइथन बिल्कुल ही लगेगा कि वो गेस नहीं कर सकता है या डेटा का लॉस होगा, तो उस टाइम पे वो आपको एरर दे देगा। यहाँ पे तो उसने बाय डिफॉल्ट उसने कर दिया फ्लोट, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं सम इंटीजर ले लूंगा तो क्या होगा कि डेटा का लॉस हो सकता है, क्योंकि उसमें एक वेरिएबल जो है वो फ्लोट वाला भी है। तो उसने बाय डिफॉल्ट चॉइस जो है वो फ्लोट वाली ले ली, ठीक है। तो इसको प्रमोशन बोलते हैं, टाइप प्रमोशन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। This is an example of implicit data conversion. One major wonder why was the float value not converted to integer instead. This is due to the type of promotion that allow performing operations. ठीक है। डिबगिंग। अब डिबगिंग क्या होता है? आप अपना कोड लिखते हैं तो कोड को डिबग करना पड़ता है। कई बार कुछ एरर आ गया, तो कई बार आपने कोड में देख रहे होते हैं कि कहाँ से वैल्यू पास हो रही है। तो कई बार हम मिस्टेक्स किस तरह की कर सकते हैं? जब भी आप कोड लिखते हैं तो कुछ मिस्टेक्स के चांसेस हैं। दो तरह के मिस्टेक्स होते हैं बेसिकली। एक होता है कि सिंटेक्स एरर कुछ आ गया, आपने जो एक फॉर्मेट है लिखने का, जो आपने कहीं पे ब्रैकेट मिस कर दिया, कहीं पे कुछ ऐसा लिख दिया जो उस जैसे डिक्शनरी है, डिक्शनरी किसी और उसका सिंटेक्स कुछ और है, आपने कुछ और लिख दिया। तो आप जो उसके सिंटेक्स में कुछ एरर करेंगे ना, मिस्टेक्स करेंगे, तो उसको बोलते हैं सिंटेक्स। लॉजिकल एरर मतलब आपने लॉजिकली कुछ एरर कर दिया। जैसे आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो लॉजिकली एरर है, देखने में तो ठीक लग रहा है कि डिवाइड हो गया, लेकिन हो क्या रहा है, वो लॉजिकल एरर है। आपने लॉजिकली गलत सोच लिया कुछ। रन टाइम एरर, जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा है उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज थी जो उसको नहीं मिली, तो वो रन टाइम एरर में आती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग रिमूविंग सच मिस्टेक्स आल्सो नोन एज अ बग एरर इज कॉल्ड डिबगिंग। तो इस तरह के जो हम इस तरह के मिस्टेक्स को जो ढूंढते हैं ना, चाहे वो सिंटेक्स एरर है, लॉजिकल एरर है, या फिर रन टाइम एरर है, उस तरह के सिंटेक्स, उस तरह की चीजों को जब हम ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिबगिंग, ठीक है। डिबग कर रहे होते हैं। अब सिंटेक्स एरर क्या है? Like other programming language, Python has its own rules that determine its syntax. The interpreter interpret the statement only it is syntactically correct. अगर सिंटेक्स वाइज करेक्ट होगा तो इंटरप्रेटर समझ पाएगा पाइथन का, नहीं तो वो एरर थ्रो कर देगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके भी सिंटेक्स है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स आपको मैंने कई सारे दिखाए होंगे जहां पे हमने कुछ गलती की होगी तो तुरंत एरर आ जाता है, राइट। तो सिंटेक्स वाइज आपको पता होना चाहिए। लॉजिकल एरर क्या कहता है? लॉजिकल एरर इज अ बग in a program that causes to behave incorrectly. A logical error produce an undesired output but without abrupt termination. इसमें कंपाइलर कुछ उस टाइम पे इंटरप्रेटर आपको एरर नहीं देगा, बट प्रोग्राम कुछ भी बिहेव कर सकता है, ठीक है। टर्मिनेट नहीं होगा बट कुछ भी बिहेव कर सकता है। लॉजिकल एरर आर प्रेजेंट इन इट। हम प्रोग्रामर्स ट्राई करते हैं कि ऐसा ना हो, बट फिर भी कई बार हो जाता है लॉजिकल एरर। इट इज समटाइम डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दीज एरर। इस तरह के एरर्स को आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है। द ओनली एविडेंस टू एग्जिस्टेंस ऑफ लॉजिकल एरर इज रॉन्ग आउटपुट। व्हाइल वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम वन कैन आइडेंटिफाई व्हाट वेंट रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दे रखा है 10 + 12/2 इट वुड रन सक्सेसफुली एंड प्रोड्यूस रिडल 16. 16 is not an average of 10 and 12. The correct code find average should be. अब देखो लॉजिकल एरर क्या कर दिया। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया 10 + 12 / 2, अब आपने ये सोच के लिखा
कि ये पहले इसको प्लस करेगा और फिर डिवाइड करेगा, बट ऐसा होगा नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपने जो लिखा है ना, इसके अंदर प्रेसिडेंस डिवाइड की ज्यादा है, तो पहले डिवाइड होगा फिर उसके बाद ऐड होगा, तो ये 16 आएगा। अब आप सोचेंगे कि भाई एवरेज यार 10 + 12 22, 22 का एवरेज तो 11 आना चाहिए था। उसके लिए आपको लॉजिकली सही लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? 10 + 12 अपॉन में 2 ऐसे लिखना पड़ेगा, यानी डिवाइड बाय 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने लॉजिकली यहाँ पे गलती कर दी। तो इस तरह के एरर्स को फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आपने सिंटेक्स वगैरह सही लिखा हो तो आप देखेंगे आउटपुट गलत आया तो आप जाके चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, डिबग कर पाएंगे एरर को। रन टाइम एरर क्या होता है? रन टाइम एरर कॉज एबनॉर्मल टर्मिनेशन, अचानक से कुछ टर्मिनेट हो गया वाइल एग्जीक्यूटिंग, जब वो एग्जीक्यूट कर रहा था। रन टाइम एरर इज व्हेन द स्टेटमेंट इज करेक्ट सिंटैक्टिकली। रन टाइम एरर कब आता है? जब सिंटेक्स वाइज आप सही हैं बट द इंटरप्रेटर कैन नॉट एग्जीक्यूट इट, लेकिन एक इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। डू नॉट अपीयर अंटिल आफ्टर द प्रोग्राम स्टार्ट और रनिंग, ये एरर कब आता है? जब प्रोग्राम आपका एकदम रन हो रहा होता है। जैसे बाय मिस्टेक रन टाइम एरर लाइक डिवाइड बाय 0, जो मैंने आपको बताया था, वो गलती से लॉजिकल में बता दिया, वो रन टाइम एरर है। अब डिवाइड बाय 0 है, वो रन होगा तभी उसको इंटरप्रेटर बोलेगा कि भाई मैं रन नहीं कर सकता हूँ। तो इस टाइप के आपको और भी हैं। पहले सी में आते थे एरे इंडिया आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। तो इस तरह के एरर्स आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर। पाइथन का इस चैप्टर में हमने पाइथन में देखा कि किस तरह से पाइथन स्टार्ट होता है, किस तरह से बेसिक सिंटेक्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, कमेंट्स कैसे लिखते हैं। तो अब आप पाइथन को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और भी चीजें जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इस चैप्टर का पूरा कोर्स हम खत्म कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी 11th क्लास में अच्छे मार्क्स के साथ कंप्यूटर साइंस में स्कोर कर सकें सीबीएसई एग्जाम को। एग्जाम बहुत नियर है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।